भी हैं शकील बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है रब्बुल करीम का। लेकिन जिस तरह महंगाई है उस तरह जाहिर सी बात है अल्लाह का करम तो हम वैसे तो मुसलमान जाहिर सी बात है हर वक्त रहता है, लेकिन हकीकत ये कि महंगाई जैसे आपने कहा ना 27% के करीब हो चुकी है। मैं इसको ज़रा सा देख रहा था काफ़ी दिनों से इसके ऊपर कि यार क्या पोजीशन होती थी 2012 में, क्या था, फिर उसके बाद इस तरह करते करते ये इन्फ्लेशन रेट कितना ऊपर जा रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद ये तकरीबन कोई 50 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी ख़तरनाक किस्म की महंगाई हुई है। अच्छा, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जितनी भी अवामी हुकूमतें आती हैं सबसे ज़्यादा महंगाई इनके ज़माने में होती है, जो मैंने फिगर देखे वो। और जो अब हमारी अवामी हुकूमत है जिनको हमने वोट दिए और वो मुंतखब हुए और उनके MP MNAs जब वहाँ थे तो वो एक हुकूमत बन गई। अब कैसे बनी इस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंगल पेनी भी आपने कोई चीज़ में कमी नहीं की। सेकेंडली, आपने जो IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं, आज शहर कराची की बिजली या पूरे पाकिस्तान की बिजली, शहर कराची में तो अभी 12 रुपये कुछ पैसे इन्होंने मज़ीद बढ़ाए हैं। तो आप सोचें कि जो यूनिट एक आम आदमी एक आम सारिफ इस्तेमाल कर रहा है, आप वो बिजली का बिल देगा, अपने बच्चों को दूध लेगा, स्कूल पढ़ाएगा, किराया देगा, या ज़िंदगी वो कैसे गुजारेगा? इसमें जो मेरे हिसाब से हमने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं रखी हुई है। हमने सिर्फ ये तवज्जो रखी हुई है कि जनाब सोशल मीडिया पे कौन हमारे खिलाफ बात करता है, हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। काश कि अगर इस जगह आप सिर्फ ये करते, आप बिलीव करें कि मैं कहता हूँ, मैं आज सजेशन दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि आप बजाय उनको कंट्रोल करने के, उनको नकील डालने के, आप अगर सिर्फ ये काम करें, अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल लोग हैं जो माशियात को समझते हैं, जो मैशियत को समझते हैं, उनको बिठाएं, पाकिस्तान से चीदा लोगों को उठाएं और उनको पूछें कि भाई हम पाकिस्तान में किस तरह चीज़ों की कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं। आज जब कंज्यूमर हमसे राब्ता करता है फ़हीम साहब, तो वो ये कहता है कि देखिए बेग साहब, दूध इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई, फलानी चीज़ इतनी महंगी हो गई, आप कुछ कर नहीं रहे। भाई बेग साहब, जो गैर कानूनी महंगाई होती है ना, जिसको इलीगल प्रॉफिट कहते हैं हम, उसमें तो बेग साहब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उधर तो गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ही किसी चीज़ की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें सस्ती तो नहीं होंगी। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत देगा तो वो कहाँ से चीज़ आपकी सस्ती बना सकता है? डेफिनेटली महंगी बनेगी। अच्छा शकील भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कई दफ़ा ये सोचा करता हूँ कि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जिनकी तनख्वाह 20,000 या 22,000 रुपया या 25,000 रुपया भी कमाता है, चले कोई 30,000 रुपया भी कमाता है अगर, और उसे पूरा घर चलाना पड़ता है, किराए का घर, बच्चे, खाना पीना, तो बिजली का बिल अगर सिर्फ उसका बिजली पानी गैस कोई भी एक बिल ही अगर उसका 15,000 रुपया आ जाए तो वो बेचारा क्या करता होगा उस वक्त। और उसके पास सिवाय किस्तें करवाने और मतलब इसको इस बोझ तले जो है ना वो अगले कई महीने गुजारने के अलावा कोई गुजारा भी नहीं, और चलता है उनके घर पे क्या, सिर्फ एक पंखा। देखिए, पहली बात ये है कि किस्तें करने के बाद भी तो उसका अगला बिल आना है, तो वो भी उसमें लग के आना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो महंगाई है, दूसरा ये है कि ये जो इदारे हैं जो भी, चाहे के इलेक्ट्रिक हो या सुई, खासकर के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूंगा, ये तो मदर पिदर आज़ाद है। इसके पास तो आप कोई भी बिल लेके जाएं, बजाय ये उसको कि जाके अपनी करेक्शन करे कहीं, मे बी कि हर जगह कंज्यूमर की गलती नहीं हो सकती, आपकी भी गलती हो सकती है, आपने मीटर तो ला के बाहर लगा दिए। तो अब वो जो महंगाई है ना, उसकी वजह से हकीकत ये है, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल रेलिवेंट है कि वो जो 25,000 रुपये लेने वाला है वो गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। वो हो ये रहा है कि आपने देखा होगा कि इस टाइम शहर में मारधाड़ बहुत हो रही है, डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, चोरियाँ बहुत हो रही हैं। रीज़न्स क्या है? रीज़न्स ये हैं कि जब लोग पकड़े भी जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, कई लोग ऐसे निकलते हैं कि पता चलता है कि जी वो मजबूर थे, खाने को नहीं था, कईयों को बिजली का बिल। तो ये आप उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब पूरी नहीं पड़ेगी तो फिर बेचारा एक शहरी जो है वो रास्ता ही ढूंढेगा, कोई और ही रास्ता ढूंढेगा। मगर वो रास्ता जो है हम उसको बिल्कुल डिस्करेज ही करेंगे, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने इस सारी मुश्किल के बीच में उसका एक हल भी रखा होता है, उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। शकील साहब, हम वैसे तो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है और लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो इस कदर कम है कि हर चीज़ वैसे ही महंगी लगती है, महंगी हुई भी है। हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की ग़िज़ा के बारे में। बच्चे हमारे मतलब जिनको दूध चाहिए,
ठीक है, दूध की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो चुकी हुई हैं कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं, और दूध की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? क्या कोई सिस्टम, निज़ाम मौजूद नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो मासूम बच्चों के लिए भी, प्लस बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी। फिर शहर कराची में तो एक ख़ास है कि जी दूध, खुला दूध लेके चाय बनाने का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए, दूध की जो कीमतें थी, इन्होंने ये तकरीबन 200 रुपये और 220 रुपये पर लीटर पे लेके चले गए थे। उसके बाद इनको कमिश्नर के पास भी गए, हम भी कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने फिर एक, चूँकि वो कंट्रोलर जनरल प्राइसेस हैं कराची के, तो ये जो 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसको जो सिस्टम है वो कमिश्नर, उनका कंट्रोलर जनरल प्राइसेस देखता है। फिर इनकी एक मीटिंग हुई और आप यकीन करें 4.5-5 घंटे वो मीटिंग चलती रही। ये अपनी वर्किंग करके आते हैं कि ये खाली डेयरी फार्म की कीमत बनाकर लाए थे तकरीबन कोई 180-90 रुपए के हिसाब से, कि 1 लीटर 180-90 रुपए। डेयरी फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, रिटेल की दुकान की बात नहीं कर रहा, जिसमें अभी इनका प्रॉफिट शामिल नहीं है, जिसमें अभी ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है, जिसमें रिटेल में आने वाली कीमतें शामिल नहीं है। सिर्फ ये अपना बनाकर लाए थे कि इतना है। उस पर इतना बहस व मुबासा, आप कभी उस, वो चूंकि मीडिया नहीं होता, अगर उसको कवर करें तो आपको शायद उस वक्त ये जो कंज्यूमर के नुमाइंदे हम बने हुए होते हैं, उधर आपको हम पे तरस भी आएगा कि यानी कि वहां बैठकर, क्योंकि देखें मेरा वो बिजनेस नहीं है, लेकिन मुझे उस पर वर्किंग करके जाना होता है। मुझे उसके सारी चीज़ों को देखना होता है कि कितने % फैट ये देगा, इसके भैंस कितना चारा खाती है, इसके अंदर कौन सा फूड ये इस्तेमाल करेगा, इसको कौन सा भूसा ये खिलाएगा, इसको पानी कौन सा पिलाएगा, प्लस इसके ऊपर हार्डवेयर की कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेगा। ये सारी चीज़ें भी हमें वर्किंग करके जानी होती हैं, हालांकि वो हमारा बिजनेस नहीं होता। यानी कि जो प्राइस आप मांग रहे हैं वो उसको वारा खाती भी है कि नहीं, ये भी ख्याल, ये भी सारी चीज़ें देखिए, अगर उसको वारा नहीं खाएगी तो डेफिनेटली फिर वो वही गैर कानूनी मामलात रहते हैं। तो हमने सारी वर्किंग की, हम नहीं फैसला हो सका, ठीक है जी। जिस पे कमिश्नर ने कहा कि ठीक है, हम 4 दिन का टाइम देते हैं, 4 दिन में आप भी वर्किंग करें, हम भी दोबारा वर्किंग करते हैं, ठीक है जी। सुई आकर हम लोगों की रिटेल की सतह पे 165 पर लीटर के ऊपर रुक गई थी, ठीक है कि जी हम रिटेल पे इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, यानी कि आम दुकानदार इसको इतने में बेचेगा। खैर, उसके बाद जब दूसरा दिन अचानक ही दोबारा नोटिफिकेशन हुआ कि ये लोग शाम में बैठे, इन्होंने कहा जी कल ही बैठे, हम डिसाइड करें ताकि ये शहर कराची में जो एक पैनिक बना हुआ है वो पैनिक खत्म होना चाहिए। हमने कहा जी चलो ठीक है, हम दूसरे दिन बैठ गए। दूसरे दिन भी मीटिंग चलती रही। ये फिर अपनी वही हटदर्मी, वही बातें लेकर आए। हमने भी इनके, देखें, एक वर्किंग नहीं, आप एक ज़हन में रखिएगा, एक ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस ने वर्किंग करके दी सिंध गवर्नमेंट ने, लाइव स्टॉक ने वर्किंग करके दी सिंध गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ ने वर्किंग करके दी, हम वर्किंग करके लेकर के, ये खुद अपनी वर्किंग करके लाए। इनमें से जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उन्होंने वर्किंग की हुई थी, लेकिन उनकी आपस की वर्किंग तकरीबन 19-20 की होती है, वो क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वर्किंग के अंदर बहुत सारे वो लूपहोल छोड़ते हैं जिसको हम पकड़ते हैं वहां पर। फिर हमने लेकर आए, हमने इनसे कहा कि देखें ये ज्यादा, फिर हमने सारा मैकेनिज्म किया। हमने रिटेल पे 148 रुपए के ऊपर हम, सॉरी, होल डेयरी फार्म पे 148 पे लाकर हमने इसको रेट को लॉक किया। अच्छा, ठीक है 148 रुपए का वो सेल करेंगे, डेयरी फार्म की कॉस्ट निकल के आई, ठीक हो गया, जो हमने निकाली। हमने उनको, उन्होंने कहा नहीं जी हमें ये वारा ही नहीं खाता, ये नहीं। हमने पूरी उनके साथ, हमने उनको कहा देखें, अगर कोई आप बैठ के कैलकुलेशन करें, हमारे साथ बैठे हैं, जिसमें शाकिर उमर गुजर साहब नहीं थे तो बकायदा फिर उनको भी ले लिया गया था ऑनलाइन के भाई चले आप भी आए, इसमें बैठे, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, जिसमें रिटेल की एसोसिएशन भी थी, 2 रिटेल की एसोसिएशन आई हुई थी। सब कुछ होने के बाद फिर इनका प्रॉफिट रखा गया, ठीक है, 153 रुपीज इनको दिए गए, यानी कि 5 रुपए पर लीटर के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपने 1 लीटर दूध होलसेलर को दिया 153 रुपए का, उसके बाद उसको दिए क्या नाम है, उसने बेचना है उसको रिटेल की दुकान पे 160 रुपए का, ठीक हो गया जी, 7 रुपए उसको मिल गए। उसके बाद 10 रुपए रिटेल को दिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को दिए आपने, वहां से गाड़ी से लोड करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन लेगा, फिर वो उनको टाइम पे पहुंचाएगा, तो वो एक मैकेनिज्म, चूंकि वो पहले से हम उसे क्रैश नहीं कर सकते, अगर क्रैश करें तो डेयरी फार्मर हमारे साथ मिले या रिटेलर मिले तो फिर हम उसे क्रैश कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 170 का दूध इनको कहा गया बेचे, लेकिन अफसोस के साथ ये वहां बैठते हैं, दुआएं भी करते हैं, दस्तखत भी करके जाते हैं, लेकिन मैं 2012 से इस
कमेटी में शामिल हूं, जब भी उठ के जाते हैं मुझे फिर ये बोलते हैं जी आप बड़े सख्त अल्फाज हमारे बारे में इस्तेमाल करते हैं कि आप हमें माफिया क्यों बोलते हैं। आप वहां बैठते हैं, आप वहां पर बैठ के दस्तखत करते हैं, एक एसोसिएशन क्या करती है उसका जनरल सेक्रेटरी कर देता है तो सदर साइन नहीं करता। मतलब एक इन्होंने एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। पहली बात है कि आप वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई, आप ट्रेड एसोसिएशन तो है ही नहीं। हाँ। आपको सबसे पहले तो ये सोचना है वेलफेयर एसोसिएशन है तो आप बताएं भैंसों को कौन से हॉस्पिटल से आप इलाज करवाते हैं। वेलफेयर है तो आप मुझे बताएं भैंस के लिए कौन सी आप वेलफेयर करते हैं, उनको तो आपने गंदगी में रखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर 170 में आज भी शहर में दूध नहीं बिक रहा, जिसको आज से परसों यानी कि 2 दिन पहले कमिश्नर साहब के साथ एक हमारी मीटिंग हुई पोल्ट्री के ऊपर, चिकन के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर निकाले कि डेयरी फार्म के ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि रिटेल पे ना मारे छापे डेयरी फार्म, लेकिन डेयरी फार्म कहता है कि हम रेट पे ही दे रहे हैं दूध इनको। ठीक है। अच्छा सर, मेरी एक दूध फरोश से बात हुई इसी हवाले से, तो वो साहब मुझे ये बता रहे थे कि दूध की कीमत आज भी वही है जिस पे हम पहले सेल कर रहे थे, क्योंकि हमें महंगा ही मिल रहा है और फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि हर रोज़ या हर एक दिन छोड़ के एक दिन एक नुमाइंदा आता है सरकारी, वो हमें जुर्माना करके चला जाता है 5,000, 10,000, 15,000। हम वो ऐसे पकड़ते हैं और वो जमा करवा देते हैं, उसी कीमत पे ही चीज़ बेची जा रही है। अवाम को कोई उस तरह ख़ास फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ इस सारी कोशिश का। शकील भाई हमारे साथ एक कॉलर भी होल्ड पे हैं, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम ऑन एयर आएँ तो हम उन्हें शामिल कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। या भाई आपकी आवाज लग रही है मुझे ये। जी बड़ी मोहब्बत है आपकी, और शकील भाई को सलाम हो। और इत्तेफाक से पिछले दिन इनके एक दोस्त मुझे आमिर जियाद साहब, उन्होंने वकील साहब है, उन्होंने इसका जिक्र किया, मुझे नंबर भी दिया। और बक्तन फक्तन ये प्रोग्राम में आपके पहले भी आते रहते। असल में बात ये है कि मैं जो इनसे सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने बड़े अच्छी बातें अभी की। देखिए मसला है कि हमारे यहाँ जो प्राइसेस है, एक तो इसकी कंट्रोल करने के लिए इदारे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, प्राइस कमेटी चेक करने वाले मौजूद है, लेकिन वो कहीं मुझे नजर नहीं आते। दूसरी बात है, कंज्यूमर को अपने राइट्स का नहीं पता। बहुत सारी चीजें हमारे हक में होती है लेकिन पता नहीं होता। मुझे एक तो ये बताएंगे इनके कंज्यूमर कोर्ट्स बन चुके हैं और कितने हैं और कहाँ हैं। दूसरा ये कि इनसे कैसे कांटेक्ट किया जाता है। दूसरा मेरा सवाल ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि देखिए मैं एक ऑटोमोबाइल से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा ताल्लुक एक ऑटोमोबाइल के शोबे से, आपको पता है फहीम भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जिसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं दे रही हैं, और यहाँ तक कि एक कंपनी तो यानी एयर बैग्स का लिख के देती है लेकिन उसके अंदर एयर बैग्स होते नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए हम किससे कांटेक्ट करें और किस तरह रुजू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर मुझे बात करनी है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। ये जवाब। अच्छा देखें, पहली बात है कि कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर फहीम ने ही एक शो किया था और उस पर हमने काफ़ी बड़ा शो किया था, और मुझे याद है 2 घंटे का शो था जिसमें 1 घंटा हमने पूरा कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से बताया था कि सिंध में इस वक्त 29 कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रही हैं, शहर कराची में 6 कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट है, जिसमें आप अगर वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और साउथ की कोर्ट जो है वो आपको सिटी कोर्ट के अंदर मिलेंगी, ये 4 कोर्ट्स, और बाकी कुरंगी और मलीर जो है मलीर कोर्ट में मिलेगी। कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई है जिसमें आपको वकील करने की जरूरत नहीं होती। और हाँ, कंज्यूमर कोर्ट ही एक बाकायदा, कंज्यूमर कोर्ट के अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है जो कि नीपा पे है, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, वो भी इसको देख रहा है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर बाकायदा इसके ऊपर एक फाइन भी हो चुका है, और जिसको तमाम बड़ी अखबारात ने उस खबर को लीड भी किया था, लीड पे लगाया था, यानी कि ये कंज्यूमर कोर्ट फैसले कर चुकी है। कंज्यूमर कोर्ट के बहुत सारे फैसले मैं खुद भी करवा चुका हूं। सेकेंडली, आपने जैसे अभी कहा कि हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत आसान सा है राब्ता करना। आप व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं, बल्कि तमाम आवाम को आप व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी चीजें हम उसमें आपको गाइड भी करेंगे। 0321-821-6603 आप इस पे व्हाट्सएप पे हमें राब्ता करें, बहुत आसान है। और अगर सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे आए, हमारा सारिफ की आवाज़ के नाम से पेज है, वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो आपको बता रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है। और बाकी फेसबुक और गूगल पे आप CRPC लिखेंगे, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये एक चेहरा आपके सामने आ जाएगा, ये वाला चेहरा हमारे शकील भाई का। शकील भाई, प्रोग्राम का वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, इतनी बातें करनी थी महंगाई के हवाले से, ये तो मेरे अपने ही दुख बहुत थे महंगाई के, मगर खैर मुझे ये बताएं कोई ऐसी तजवीज़ जो आप मतलब टेलीविजन पे देना चाहते हो सार्फिन के लिए भी, और वो बा
इख्तियार लोग जिनके पास इख्तियार है कि वो महंगाई को ठीक कर सकें, उनके लिए भी कोई मशवरा? देखें, बाख्तियार को तो पता है कि उनके पास बहुत कुछ इख्तियार है। जैसे यैया ने भी कहा कि वो दारे हैं, लेकिन मुझे याद है जब कोविड था तो कोविड को कंट्रोल करने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर भी जाता था तो वो एरिया पुलिस सब बंद कर देती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर चाहें तो ये प्राइस की जो कंट्रोल है अथॉरिटीज कर सकती हैं और हो सकता है। बाकी लेकिन मेरा कंज्यूमर से है कि जब आपको पता है कि एक चीज महंगी है, आपको खुद भी नजर आ रहा है महंगी है, भले वक्फे में मैं और आप बात भी कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर टमाटर के लिए हम कर सकते हैं कि बाइकाट, तो आप इसका 2 से 3 दिन आप बेशक डब्बे का दूध ले लें, बेशक पाउडर का दूध ले लें, महंगा दूध दूसरा लें, आप इसको ना लें, यकीन करें ये अपना दूध जाया नहीं करेंगे, ये कीमतें खुद ब खुद उस पे लेके आएंगे जो इनकी अपनी कीमतें होती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शकील भाई, आप तशरीफ लाए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी ज़रूरत को देखते हुए चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा कम कर लिया जाए, कुछ दिनों के लिए ख़त्म कर दिया जाए, तो हम बहुत सारे इस तरह के मसाइल से पूरी आवाम जो है बच सकते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।